तो हेलो, ऑडिबल। लगा दो एक बार वो सारे के सारे कमेंट, फिर देखते हैं। हुए लाइव लाइव है, ठीक है। चैट बॉक्स नहीं लगाया आपने? ओके ओके। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में और मेरी डेली नॉट डेली वीकली करंट अफेयर की इस क्लास में। सो आई रिक्वेस्ट टू द टेक्निकल टीम, एक बार कमेंट बॉक्स लगा दीजिए, एक बार कमेंट्स लगा दीजिए बच्चों के, देन आई विल स्टार्ट माई क्लास। ओके, तो आई होप आप सब देखिए, बहुत सारे मल्टीपल बैचेस में ये क्लास है, तो इसलिए अगेन बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और अगेन बहुत सारे बच्चों तक मेरी बात पहुंच पा रही होगी, बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही होगी, बट इट्स ओके। मेरी क्लास जो है करंट अफेयर जो है वो सभी तक पहुंच जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कुछ कमेंट्स मुझे दिखने लग गए हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो हुआ क्या है ओवरऑल आपका ये जो करंट अफेयर है, मतलब टोटल 5 टॉपिक आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक से कहां का क्वेश्चन बन सकता है, किससे आप को रिलेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। सो मेंस के हिसाब से जो आर्टिकल जो मेरे अध्ययन बैच में नहीं हो पाया था, तो बहुत सर आज अध्ययन बैच की क्लास क्यों नहीं, क्लास आज बेटा आज थर्सडे है, कल है फ्राइडे, क्या हो गया आप लोगों को, ठीक है। सर आप इतने दिन से कहां थे, देखो बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण और अनिवार्य काम ऐसे आ जाते हैं कि उनके लिए आपको जाना अनिवार्य होता है, आप उसको नहीं छोड़, उन कामों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो यहां पर एक जो मेंस का आर्टिकल जो मुझे आपके बेसिक यहां पर अगर आप देखेंगे तो अध्ययन बैच में भी मुझे समझाना था, तो उस आर्टिकल को आज हम यहां पर फिनिश करेंगे, तो आपका वो वाला आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेंगे, टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 11 हो गई है आपकी, इसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। फिर एक AIIB की बैठक हुई है, तो AIIB अगेन आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, बात करेंगे। यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कई बार सवाल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से आया है। फिर उसके बाद ईवी रामासामी के बारे में जानेंगे। ये वही ईवी रामासामी है जिनकी जिनने वाइकोम सत्याग्रह में
अपनी काफी भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अपनी निभाई थी। इवन इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था। तो इस टाइप के पर्सनैलिटी की, है ना, इस टाइप के पर्सनैलिटी की बात करें तो यूपीएससी इस टाइप के पर्सनैलिटी पर हमेशा सवाल पूछता है और हमेशा पूछता भी आया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। और इन्हें दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। तो जितने भी बच्चे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं वो भी साथ साथ सुन ले, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया का सुकरात किसे कहा जाता है। तो ईवी रामास्वामी को दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज CDSCO, जो कि आपके जो दवाइयां आती है ना मार्केट में, लाइक आपका कोई भी जो दवाई आई है उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करता है। तो टोटल इस क्लास में हम 5 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है सर, सब समझती हूं क्योंकि आपकी छात्र हूं, प्रिय छात्र हूं। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। चलिए तो मैं अगेन माफी चाहूंगा आप सभी से कि 2 क्लास में नहीं ले पाया, लेकिन हाँ डोंट वरी, एक एक क्लास अगर आप मेरी एक एक क्लास देख रहे हैं या फिर ये जो मेरे KGS हिंदी के चैनल पर जो मेरी डेली लाइव क्लास हो रही है उस क्लास को जरूर देखना है आपको। उस क्लास से सारे के सारे अगेन चीजें बेहतर हो जाएंगी। मतलब ये वाली क्लास या अध्ययन बैच की क्लास या फिर अपनी डेली वाली क्लास ये देखेंगे। इनफ है करंट अफेयर के लिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हर्षित सेड दैट सर यू लुकिंग चेंज। तो मैं आपको बता देता हूं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और उस प्रकृति का एक मैं हिस्सा हूं, इसलिए मैं भी परिवर्तित आपको दिखाई दे रहा हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछने के लिए और बताने के लिए। चलिए क्लास शुरू करें। तो सबसे पहला आर्टिकल, क्योंकि देखिए 9 बज रहे हैं, सभी को भूख भी लग रही होगी, लेकिन हाँ भूख के साथ साथ बहुत सारे, एक भूख ये भी है कि हमें करंट अफेयर जानना है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ एग्जाम जो है आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के, यूपीएससी और ये सब नजदीक आ रहा है। ठीक है, चलिए सर आज लास्ट क्लास है बैच का। कौन से बैच का लास्ट क्लास है? यस, टेक्निकल टीम, इस बैच का लास्ट क्लास है क्या आज? करंट अफेयर का आंचल मौर्य, आंचल मौर्य क्या करंट अफेयर की लास्ट क्लास है आज? ऐसा तो नहीं है। नेहा गुप्ता, हूं सेड क्या आपकी लास्ट क्लास है? किसने कहा? चलो कोई बात नहीं। सो अगेन क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हमें जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि 5 क्लासिकल लैंग्वेज भारत सरकार ने हाल फिलहाल में, मतलब पिछले ही वीक में 5 क्लासिकल लैंग्वेज और जोड़ दी हैं आपकी। तो टोटल पहले 6 थी, अब टोटल हो गई है 11। अब हो गई है टोटल 11। ठीक है, अब हो गई है टोटल 11। ठीक है, ठीक है, टोटल कितनी 11 लैंग्वेज हो गई है? टोटल हो गई है 11। अब यहां पर हम देखते हैं कौन कौन सी 11 लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी 11 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, देखो शास्त्रीय भाषा की अगर हम बात करें, क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, तो भारत के किस संविधान की किस अनुसूची में, भारत के संविधान की किस अनुसूची में, इसके बारे में बताया गया है। देखो वैसे टोटल 22 भाषाओं की बात होती है। 22 भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान के भाग, है ना, भारत के संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, 22 भाषाओं का वर्णन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें से कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी उसमें शामिल हैं। इंग्लिश 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक विशिष्ट साहित्यिक विरासत और प्राचीन लिखित साहित्य के व्यापक संग्रह वाली भाषा है, याद रखिएगा। और शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में भी सूचीबद्ध है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होता ही होगा। टोटल अगर 11 भाषाएं आज हमारी ओवरऑल शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, जो कि हमने पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ी, जब हम बेसिकली पेपर देने जाते हैं तो ऑफकोर्स पॉलिटी को पढ़ के जाते हैं, लेकिन अभी अपने हमारी 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, तो कुछ ना कुछ इसके निर्देश हैं, कुछ ना कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होंगे। तो पहला क्राइटेरिया संस्कृति मंत्रालय ने जो तय किया है वो ये है कि एटलीस्ट ये जो भाषा है ये 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए।
दूसरा यह है कि इस भाषा को बोलने वाला एक समूह वाली पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो, इस भाषा को विरासत के तौर पर लिया जाता हो, किसी से ये भाषा जो है उधार ना ली हो, अन्य भाषण समुदाय से ये उधार ना ली गई हो, और इसका खुद का एक साहित्य, शास्त्रीय भाषा और साहित्य जो है, शास्त्रीय भाषा उसके बाद के रूप या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और भाषा के साथ क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं, टोटल 4 है, जिसके व्यापक किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द संस्कृति मंत्रालय। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि टोटल जो है आपकी 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है, और इस बार जितने भी बच्चे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, मैं ये गारंटी दे रहा हूं उनको, चाहे यूपीएससी यूपीपीएससी दें, चाहे बीपीएससी दें, चाहे किसी और स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये श्योर है। ठीक है, क्या है, देखो भाई, आपका तमिल जो है सबसे पहली भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरी भाषा थी संस्कृत, जिसको 2005 में दर्जा दिया गया। कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014, एंड देन आपका अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी 5 भाषाएं और शामिल हुई है। एक तो हुई है मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमी एंड बंगाली। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब यूपीएससी ने 2013 में सिलेबस चेंज किया ना, उससे पहले इसमें से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो प्राकृतिक भाषा है, पाली भाषा, उसमें ऑप्शनल हुआ करता था, उसमें आपका ऑप्शनल हुआ करता था। ठीक है, 2013 में 2000 इसका बहुत छोटा सा सिलेबस था, दो बुक्स की एकदम नोट्स थे इसमें, और कुछ था ही नहीं, 2 ही बुक पढ़ते थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी, बहुत सारे मतलब ऐसे सीनियर लोग भी हैं मुझसे जो सिलेक्टेड हैं और उन्होंने इस भाषा को लिया था, 320 ऑप्शनल में नंबर लिए थे। तो यहां पर 2013 में जब सिलेबस चेंज होता है तो ऑप्शनल में से इनको हटा दिया जाता है, यूपीएससी के ऑप्शनल में से इन लैंग्वेजेस को हटा दिया जाता है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, फिर भी इंग्लिश में यूपीएससी कंडक्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन बनेगा यहां से जो बनेगा। तो फिर उसके बाद शास्त्रीय भाषा होने के लाभ, तो शिक्षा मंत्रालय ने बेसिकली कुछ लाभ इसके लिए डिसाइड किए हैं। क्या क्या होगा, पहली बात तो हर साल में 2 प्रमुख अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, 2 प्रमुख अवार्ड दिए जाएंगे। अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र होंगे, मतलब शास्त्रीय भाषा का अध्ययन होगा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। और यूजीसी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए कई पेशेवर कुर्सियां, मतलब बहुत सारी जॉब का क्रिएशन भी होगा, मतलब जॉब प्रोफेसर की पोस्ट भी रखी जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। रजत कह रहे हैं कि वॉइस थोड़ा कम कर लीजिए, बहुत ज्यादा है। देखिए रजत जी, हम मेरी जो आवाज है वो बुलंद है, अगर वो आपको चुभ रही है, अगर वो आपको चुभ रही है तो आप ऐसा करिए, अपने फोन की वॉइस थोड़ी लो कर लीजिए। ये भी एक तरीका हो सकता है, एज कंपेयर टू आप मुझसे ये कह रहे हैं कि सर आप अपनी वॉइस लो कर लीजिए। तो मतलब एक ये तो निहायत ही एकदम, मतलब इसमें क्या कहूं मैं आपसे, कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं, बट मेरे पास ना तो इतना ऊर्जा, ना तो मेरे पास इतनी ऊर्जा है, और ना ही मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं आपसे ये सारी चीजें कहूं। ठीक है, चलिए। पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, डन। और इसी बिहाफ पे देखिए, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, यहां पर जो है ये है, इनमें से कोई नहीं, एक बदलाव अभी भी नहीं किया, एक बदलाव। हमारी आवाज कौन दबा सकता है। मतलब मैं आप सब लोगों की आवाज हूं, तो क्या चाहते हो आप सब लोग, आपकी आवाज दबा दी जाए। ये कह रहे हैं अंकुश यादव, क्या आप हमें भूल गए। बेटा एक्चुअली बहुत सारे सर गुस्सा क्यों होते हैं, अरे गुस्सा नहीं हो रहा, जस्ट मतलब मैं अपना पॉइंट रख रहा हूं। ठीक है,
तो जस्ट मैं बता देता हूं कि बहुत सारी बैचेस में क्लासेस हैं, ये सेम पैरेलल वाली, तो अगेन यहां पे थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। एक लड़का कह रहा है कि कान में गरम तेल डाल लो। चलिए, चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो कितने ऑप्शन इसमें से गलत है? तो अगेन आंसर आएगा डी, क्योंकि वहां पर यही चेंजेस मैंने किया है, इसलिए एक बच्चे का भी आंसर बदला नहीं है। डी आंसर आएगा। इस टाइप का यूपीएससी ने एक्चुअली सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, और यूपीपीएससी और बीपीएससी में भी ऐसे सवाल पूछे हुए हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, इवन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे लिखवा दो। बेटा ये सब लिखा ही हुआ तो है, दिख नहीं रहा क्या? ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, आप जस्ट इसको नोट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फटाफट हाथ से फटाफट अपने शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक है, चलिए। और ये तो आप उसमें कौन सी बुक है आपके पास? लक्ष्मीकांत आपके पास बुक होगी, उसमें से पढ़ सकते हैं, बस एडिशन कर लीजिएगा। चलिए संस्था के बारे में जानते हैं, जिसको मैं बोल रहा था शॉर्ट फॉर्म में CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था के बारे में क्यों जानना जरूरी है? सबसे पहले आप इस संस्था को जो है ऐड कर सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं अपने साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से। ठीक है, और इस वाले को अगेन अगेन यहां पर देखते हैं CDSO के बारे में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ये उसका हिंदी का फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इस संगठन की, तो ये सौंदर्य प्रसाधन, जो आप क्रीम लगाते हैं ना, फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण की देखरेख करने के लिए भारत की राष्ट्रीय नियामक एजेंसी है। ठीक है, तो बहुत सारे जो उपकरण हैं आपके, बहुत सारी क्रीम्स जो मार्केट में आती हैं, सौंदर्य प्रसाधन, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स हैं, उन पर निगरानी रखता है ये, उन पर क्या नियंत्रण रखता है ये संस्था, ये काम करती है। साथ ही साथ जो इस संस्था की हेड है वो है DCGI। ठीक है, मैं पहले बता देता हूं कि इसका जो हेड है, जो प्रमुख है, CDSO का जो प्रमुख है दैट इज DCGI, भारत औषधि महानियंत्रक जो है, इसके क्या है, हेड है इस संस्था के। और इसको जो कार्य सौंपे गए हैं वो इस अधिनियम के तहत ये कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा मेन काम इसका जो है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, ये क्या करता है कि बहुत सारी श्रेणियों में लाइसेंस भी देता है। कहां? जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई वैक्सीन डेवलप करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा CDSCO से। ठीक है, लाइक आपको कोई भी वैक्सीन, सीरम जैसे महत्वपूर्ण दवाओं में कुछ विशेष श्रेणियों के लाइसेंस भी ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अब इसका मेन काम क्या है? एक्चुअली जब आप CDSO की साइट खोलोगे ना, जो मेन ऑथेंटिक कंटेंट कहां से आता है? जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो उसी ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाओ और देखो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है। अब अगर आप देखोगे तो सब कुछ इंग्लिश में है, तो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्चुअली इसी का ही कन्वर्जन मैंने यहां पे आप लोगों के लिए आसान भाषा में कर दिया है। ठीक है, क्या किया है कि भाई ये नई दवाओं को स्वीकृति देता है। क्या करता है? नई दवाओं को स्वीकृति मिलती है CDSO के द्वारा। क्लिनिकल ट्रायल का संचालन CDSO के निगरानी में होता है। बहुत सारे दवाई उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन तय करता है? CDSCO ही तय करता है कि भाई बहुत सारी जो दवाई हैं उनका जो निर्धारण है वो कौन करता है कि किस स्टैंडर्ड की ये दवाई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देश में जो आयात कर रहे हैं हम दवा, यानी कि जो दवाएं इंपोर्ट हो रही हैं, जो दवाएं इंपोर्ट हो रही हैं, उन दवाओं का स्टैंडर्ड भी कौन कंट्रोल करता है? यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। दैट्स वाई मैंने ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, इसमें से कुछ नए अच्छे पॉइंट्स हैं उनको उठाकर यहां पर हिंदी में कन्वर्जन कर लिया। जिनको इंग्लिश में देखना है, जिन भाई साहब को, जिन देवी और सज्जनों को, ठीक है, ठीक है, अगेन यहां पर जो 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 भी अगर आप देखोगे फंक्शन ऑफ CDSCO, जितने भी जो मेरे मित्र हैं, भाई बहन जो भी हैं, तो अगेन आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश का नहीं हो रहा, इट्स ओके। ठीक है,
हाँ, देवी और सज्जनों कहते हैं ना, ये तो बड़ी सम्मान की भाषा है, किसी को देवी और सज्जनों। ठीक है। एक और अगेन देखो, फिर वही कहानी, बच्चे, बहुत सारे बच्चे, क्या पता नहीं, डेली एक बच्चा ऐसा आ जाता है, पूछता है कि सर आपकी शादी हो गई है क्या? आपको क्या करना है इस बात से? ठीक है, चलो भाई इसको ब्लॉक किया जाए, जो ये पूछ रहे हैं कि शादी हो गई कि नहीं हुई है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर देना। और मैं पहले बता देता हूं, यहां पूछा गया कितने कथन असत्य हैं। जो मुझसे शादी की पूछेगा उसको तुरंत ब्लॉक ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। लगता है ये वो लोग पूछ रहे हैं जिनकी खुद की जिनका खुद का जीवन सही नहीं चल रहा है। ठीक है। चलिए आंसर बताइए। शादी शादी की केवल वही पूछते हैं ग्रुप में जिनके खुद का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है। जीवन खुद का अच्छा नहीं चल रहा है। अरे आपको पढ़ने आए हो, पढ़ने पे ध्यान दो और अपने आप को इस लायक बनाओ कि सब फिर ट्राई करें कि नहीं इस लड़के से शादी होनी चाहिए। ठीक है। वरना नोबेल पुरस्कार दे दूंगा सबको। ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम पूछा ना तो सबको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक है, जो पूछते हैं स्पेशली उनको आंसर और इन चीजों पे ध्यान रखा करो। चलिए, यह सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरणों को देखभाल देखरेख करने वाली भारत की राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही बात है। डीसीजी आई जो है इसका प्रमुख है। सही बात है। सीडीएससीओ राज्य नियामकों के साथ मिलकर वैक्सीन और सिरमेक लाइसेंस भी क्या करती है? देती है। तो इनमें से कोई भी एक्चुअली असत्य नहीं है, ये सारे के सारे सही है। इसलिए डी आएगा आंसर, इसलिए डी आएगा। ठीक है, इसलिए डी आएगा। ठीक है, इसलिए डी आएगा आंसर, क्योंकि सारे के सारे कथन सत्य हैं और पूछा क्या असत्य है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए, अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है वो मेंशन करता है ईवी रामासामी को। और ये वो व्यक्ति हैं, ईवी रामासामी, ईवी रामास्वामी जो हैं, ये वो व्यक्ति हैं, सामी जो व्यक्ति हैं, इनको दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की तुलना सुकरात जैसे महान दार्शनिक से हो रही है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, कुछ ना कुछ तो खास उस व्यक्ति ने किया होगा। तो ये जो व्यक्ति है, इनका वाइकोम सत्याग्रह में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है ना, भूमिका है। दूसरा, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन भी शुरू किया, बहुत सारी पत्रिकाएं इन्होंने लिखी। ठीक है। तो ये क्यों इन्होंने कहा गया, बहुत सारी चीजें, चलिए हम यहां पर देखो, बहुत सारे बच्चे, अरे बेटा यहां पर देखेंगे तो अगेन ये है आपके ईवी रामास्वामी। ठीक है। इरोड वेंकटया, है ना। तो इनका जन्म हुआ था एक्चुअली 1889 में, 1879। ठीक है, 1879। ठीक है। इसके बाद 1925 तक ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये कांग्रेस के भाग थे, तो आपको बताना है कि हां ये कांग्रेस के भाग थे। तो यहां पर आपको टिक कर देना, मतलब वो ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने मद्रास जस्टिस पार्टी के से भी बाद में ये जुड़े थे। ठीक है। और इन्होंने ये माना कि कांग्रेस को सांप्रदायिक, मतलब धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मुस्लिम्स को इतनी वोट मिलेंगी, मतलब मान लीजिए स्वर्णों को इतनी वोट मिलेंगी, शेड्यूल कास्ट को इतनी वोट, इतनी सॉरी सीट मिलेंगी, सीट शेड्यूल ट्राइब को इतनी सीट मिलेंगी। तो इनका यह मानना था
कि कांग्रेस को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना चाहिए और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यह स्टेटमेंट यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। क्या स्टेटमेंट बनेगा कि क्या, या फिर ये मतलब मान लीजिए ईवी रामासामी के बारे में आपसे पूछेंगे और पूछेंगे कि क्या इनका मत था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना चाहिए, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इस टाइप के व्यक्ति जो है, इन टाइप के जो व्यक्ति हैं जिनको इतना बड़ा ओहदा मिला है ना, इतनी चीजें अपने इन्होंने अपनी लाइफ में की, तो ऐसी जो लाइन है वो हमेशा हमें लगता है कि नहीं यार, ये कैसे ये बात मान सकते हैं कि सांप्रदायिक चुनाव प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम उसको गलत कर देते हैं। एक्चुअली वो सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ईवी जो रामासामी है, तो वीवीएस अय्यर जो है, ठीक है, के चेरन महादेवी सेरन महादेवी गुरुकुलम में अपनाई गई वर्णाश्रम नीतियों का विरोध कर रहे थे। एक्चुअली जो अय्यर साहब हैं, इन्होंने एक बेसिकली अपना एक स्कूल, ये सारी चीजें खोली हुई थी, ठीक है। और इन्होंने ये बोला था, इन्होंने यहां पर क्या किया था कि जो ब्राह्मण लोग हैं, मतलब जो स्वर्ण, उस वक्त क्या कहा जाता है उनको, स्वर्ण, ठीक है, जो स्वर्ण है, और गैर ब्राह्मण है, जो गैर स्वर्ण है, छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था जो है अलग अलग होनी चाहिए। तो कास्टिज्म को ये शो कर रहा है। और कास्टिज्म में भी आप देखेंगे तो हायरार्की हो रही है, मतलब एक साइड आपके स्वर्ण बैठेंगे और एक साइड जो बच्चे बैठेंगे वो गैर स्वर्ण बैठेंगे। उस वक्त तक कास्टिज्म भारत में बहुत ज्यादा जोर शोर पर था, हर जगह केवल कास्टिज्म और जाति, और ये जाति आधारित। बाद में जब लोगों को भगवत गीता का ज्ञान हुआ, तो आजकल जो बच्चे हैं उनसे अगर जाति के बारे में पूछा जाता है तो भाई वो बोलते हैं कि देखिए भगवत गीता का आप चौथे अध्याय का एक श्लोक पढ़ लीजिएगा, और वो श्लोक क्या है, चातु वर्णम म्या सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, मतलब 4 वर्ण है लेकिन किसके, गुण और कर्म के आधार पर है, जन्म से जाति का कोई संबंध नहीं है। तो वहां पर वो ज्ञान देते रहते हैं, मतलब ज्ञान इन द सेंस कि वो हमारा बेसिक चीजें वो है, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए कुछ और चीजें रखी, ठीक है। तो इनका ये मानना था कि उन्होंने इसका क्या करा, विरोध किया कि नहीं देखो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम मॉडर्न थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं तो यहां पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इनका इन्होंने काफी विरोध भी किया था, ठीक है। अगेन यहां पर देखेंगे तो अगेन पेरियार ने 1925 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इन्होंने जो कुछ कहा था उनके विचारों के अनुकूल जो है, ठीक है, विचारों के जो अनुकूल है वो पार्टी नहीं चली थी, ठीक है। चलिए चलो इसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन जो शुरू किया इन्होंने 1925 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था, द्रविड़ों का उत्थान करना और जो स्वर्ण या ब्राह्मणवादी जो अत्याचार हैं, ठीक है, उनके भ्रामक तरीकों को उजागर करना और उनके द्वारा हिंदू जीवन के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित किया जाता है, उनका विरोध करना इनका काम था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला कि जाति व्यवस्था, बाल विवाह और जबरन विधवापन नहीं होना चाहिए। जबरन विधवापन मतलब कि भाई आप एक मान लीजिए एक लेडी है, वो विधवा हो जाती है तो उसका पूरा जीवन जो है विधवा की तरह काटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका पुनर्विवाह होना चाहिए। मतलब विधवा पुनर्विवाह में इनका काफी ज्यादा यकीन था। फिर उसके बाद इन्होंने अंतर जातीय विवाह की बात की और बिना कर्म कांड के विवाह करने की बात करी। मतलब लाइक लव मैरिज जैसे होती है ना, वो उस टाइप का कि भाई यहां साइन कर दो, यहां साइन कर दो, कोई कर्म कांड नहीं हुआ, सीधा प्रेम हुआ और हमने शादी कर ली। यहां पर अंतरजातीय विवाह इन्होंने किया लेकिन बिना, जैसे 7 फेरे लेते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में तो 7 फेरे लेते हैं कि भाई 7 चक्र काटते हैं अग्नि के चारों ओर। बहुत सारे कर्म कांड होते हैं कि कन्या को बुलाइए, वर को बुलाइए। अब मैं तो शादी देखी है ना, अभी हाल फिलहाल में हमारे घर में एक शादी थी तो मैंने वो देखा। अब कन्या वर के हाथ पे हाथ रखे एंड देन उसके बाद उसके भाई को बुलाइए तो भाई ये, अब भाई ये काम करेगा, अब कन्यादान कीजिए, चलिए खड़े हो जाइए, 7 फेरे लगाइए, इतने ज्यादा। फिर आजकल के जो बच्चे हैं, लाइक आप जैसे बच्चे हैं, वो क्या बोलते हैं पंडित जी से, पंडित जी ये लो पैसे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, जल्दी जल्दी निपटा दो। आई होप आप लोगों के बहन भाइयों की शादी हुई होगी तो आपने बहुत नजदीक से वो सारी चीजें देखी होंगी। वो सब कर्मकांड का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद आत्मसम्मान विवाह के रूप में जाना जाता है अंतरजातीय विवाह जो है, इन्होंने आत्मसम्मान विवाह के, ठीक है, 7 वचन मानो, है ना,
और उसमें से एक वचन ही लड़कों का होता है। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, अभी तो आप तैयारी वाले फेज में हो, तो जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो 7 वचनों में से एक ही वचन ऐसा है जो लड़के के फेवर में है, बाकी कोई भी वचन लड़के के फेवर में नहीं है। आई थिंक 4th वाला वचन जो है वो लड़के के फेवर में, बाकी जो 6 के 6 वचन है वो लड़कियों के फेवर में। ठीक है, अब अगेन ये सारी चीजें आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको जरूर जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, उन्होंने मनु के कानूनों पर हमला किया और जाति के पूरे हिंदू समाज में ताना बाने का आधार कहा कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, घोर विरोधी थी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद उन्होंने अपने आदर्शों के प्रचार के लिए कुछ पत्रिकाएं बनाई, जैसे कुडियारासु। क्या थी? कुडियारासु। ठीक है, कुडियारासु कौन सी पत्रिका थी? कुडियारासु। ठीक है, उसके बाद पुराची और विदुथलाई, ये 3 पत्रिकाएं थी। ठीक है, 3 पत्रिकाएं। सर आप इतना बता रहे हैं तो वचन भी सुना दीजिए। अरे बेटा पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, कह रहे हैं कि सर आप वचन भी सुना दीजिए। तो यहां पर देखो, यहां पर अगेन ये 3 पत्रिकाएं थी, कुडियारासु, लिख लो साथ साथ, पुराची और विदुथलाई, ये 3 पत्रिका थी। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के द्वारा शुरू किए गए कुला कालवी थिट्टम के खिलाफ भी अग्रणी आवाजों में से उन्होंने जो है आवाज उठाई थी। और इन्हीं सराहना के लिए 1938 में तमिलनाडु में जो महिला सम्मेलन होता है उन्हें पेरियार, ठीक है, उन्हें पेरियार की उपाधि मिली। एंड देन आप देखोगे तो बहुत सारे जो है, बहुत सारे लाइक बहुत उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी पेरियार में द्रविड़ कजगम, ये भी नोट कर सकते हो, द्रविड़ कजगम नामक एक राजनीतिक पार्टी शुरू करी। और 27 जून 1970 को यूनेस्को के संगठन ने, यूनेस्को मतलब अगेन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में यूनेस्को ने इनको क्या कहा? एशिया के सुकरात की, दक्षिण एशिया के सुकरात की संज्ञा दी थी। किसने? यूनेस्को ने। तो एक सवाल स्टेट पीएससीएससी में क्या बन सकता है कि इनको बेसिकली आपका किसने जो है दक्षिण एशिया का सुकरात का? तो यूनेस्को के संगठन ने किया, संगठन ने कहा। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो, याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद याद रहेगा, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ याद रहेगा, बिल्कुल कुछ कुछ याद रहेगा। ठीक है, चलो अगेन अगला आर्टिकल। एक्चुअली क्या हुआ कि उज्बेकिस्तान में अभी AIIB की जो मीटिंग है, एनुअल मीटिंग, यानी कि जो वार्षिक बैठक है वो होने वाली है, जिसमें सीतारमन जी जो हैं, भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, वो जा रही हैं बैठक में उसमें भाग लेने। तो यहां पर क्योंकि वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है ना, गवर्नर का जो बोर्ड होता है, कहां पर? इस स्ट्रक्चर में या इस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी हेड कौन है? हमारी तरफ से निर्मला सीतारमन जी। तो AIIB जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अंतरराष्ट्रीय संस्था से। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अगेन यहां से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहां से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो AIIB के बारे में जानते हैं। तो AIIB के बारे में सबसे पहली बात जो जाननी है, दैट इज AIIB का हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग में। बीजिंग कहां है? चाइना में। ठीक है, ये क्या है? एक मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंक है।
ये क्या करता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को पैसा देता है। जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सदस्य देशों को क्या करता है, पैसा देता है। स्पेशली वर्ल्ड बैंक, क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है, अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करोगे तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, विश्व बैंक क्या करता है, विश्व बैंक का मेन काम यह है कि भाई आप लोगों को, जो भी देश हैं उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। सेम हमने AIIB बनाया और उस AIIB में भारत सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। भारत सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। पहला कौन है? पहला है चीन। तो यही बात इसमें लिखी है कि टोटल इसमें 103 सदस्य देश हैं। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं सर 104 है, 105 है, 106 है। तो आप देखोगे तो AIIB की साइट पे जाओगे तो टोटल वहां पर 103 सदस्य देश लिखे हुए हैं। और भारत का जो वोटिंग परसेंट है वो 10% भी नहीं है। टोटल कितना है? केवल और केवल 7.5% है। जब भी सेकंड स्थान पर हम हैं, जब भी हम भारत में दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है रूस। मतलब सबसे बड़ा शेयर धारक चीन, फिर भारत, और फिर उसके बाद रूस। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है? नहीं, चीन है। ठीक है। फिर उसके बाद 2018 में जो बैठक हुई थी AIIB की, उसकी पहली बार वार्षिक बैठक का मेजबानी भारत ने करी थी। मतलब पहली बार अध्यक्षता भारत ने करी थी। ठीक है। चलिए, अब इसमें होता है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है। इसमें ओवरऑल क्या होता है, दो गवर्नर होते हैं किसी भी देश से। किसी भी देश से दो गवर्नर होते हैं, एक वैकल्पिक गवर्नर होता है, एक मेन गवर्नर होता है। तो हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो निर्मला सीतारमन जी कर रही है, जो कि इस इंफ्रा में या इस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नर का, बोर्ड ऑफ गवर्नर में आती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगेन यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद होता है डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो निदेशक मंडल इसको कहते हैं। ठीक है। तो अनिवासी निदेशक मंडल बैंक के सामान्य परिचालन का तामझाम देखते हैं और इनको चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? इसके जो अध्यक्षता करते हैं निदेशक मंडल की, जो व्यक्ति अध्यक्षता करता है उसको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA को, है ना, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया इस संस्थान में। तो AIIB में पर्यवेक्षक कौन कौन है? दो संस्थान है। कौन कौन है? दो संस्थान है। दो संस्थान कौन कौन से हैं? पहला संस्थान है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और एक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब किस किस बच्चे को ये पर्यवेक्षक समझ में नहीं आता, आज इसको भी चलो क्लियर कर देता हूं। किस किस बच्चे को पर्यवेक्षक का जो दर्जा है वो समझ में नहीं आता? इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जर्वर कंट्री। इसमें इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑब्जर्वर कंट्री। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में ऑब्जर्वर कंट्री कहते हैं। देखो, ऑब्जर्वर कंट्री वो कंट्री होती है जिस कंट्री को ओरिजिनली उस उस ओरिजिनली उसको सदस्यता नहीं मिलती उस संगठन की। पहली बात तो ये सदस्यता नहीं होती है उस संगठन की औपचारिक औपचारिक जो है सदस्यता नहीं होती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है, औपचारिक सदस्यता नहीं होती, पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती। वोटिंग पावर नहीं होती। ठीक है। तीसरा, ये कोई भी एक्टिविटी होती है ना, कोई भी एक्टिविटी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अपना रोल जो है, बेसिकली कोई सलाह नहीं दे सकते, वोट नहीं कर सकते, ये सारा काम है। तो हम कहते हैं पर्यवेक्षक का दर्जा है। ठीक है। पर्यवेक्षक का दर्जा मिला किसी भी संस्थान को। ठीक है। ठीक है। चलो, अगला आर्टिकल, और ये द हिंदू को बहुत शानदार आर्टिकल है।
नेहा जी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी मेहनत इस क्लास के अलावा भी करनी पड़ी है, ठीक है, करेगी करेगी आपको तब सारी चीजें होंगी। चलो ये जो आर्टिकल है इसको हम थोड़ा मेंस के हिसाब से देखेंगे, मेंस के हिसाब से। ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू में छपा, एक्चुअली आर्टिकल भी नहीं है, एडिटोरियल है, इसी वीक छपा। और इस एडिटोरियल में बात हुई, इस एडिटोरियल में बात हुई क्या भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में अब, क्या भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में अब, ठीक है, क्या भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में अब प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होनी चाहिए? बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में बताया हुआ है तो कि क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या क्या समस्या है, ये इस बारे में बात की गई है। चलिए बात करते हैं, ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो है कि भारत में तीन स्टेजेस के न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं अगेन फर्स्ट स्टेज प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। कौन कौन सी स्टेज है एक्चुअली, चलो मैं बता देता हूं। पहली स्टेज जो है वो है प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है पहला प्रोग्राम जो है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर हैवी वाटर को यूज किया जाता है। बेसिकली हैवी वाटर मतलब क्या होता है, जैसे H2O होता है आपका साधारण पानी, हैवी वाटर होता है D2O ठीक है। और संबंधित ईंधन चक्र की स्थापना इसमें शामिल है। यहां पर यूरेनियम 238 U-238 का यूज किया जाता है और D2O का यानी कि भारी जल का D2O का यूज किया जाता है। यहां पर D2O का यूज कर जाता है शीतलक के रूप में, यानी कि जो रॉड्स होती है ना, रॉड्स, उसको शीतलन के रूप में यूज किया जाता है D2O को, और यूरेनियम 238 को यूज किया जाता है प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में, ठीक है। और अगर देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड वर्तमान में 6780 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 22 वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा भारत में प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, ठीक है। 3 स्टेज का प्रोग्राम है। सेकंड स्टेज प्रेशर ब्रीडर रिएक्टर। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम का मिश्रित रूप जो है वो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है ना। मतलब यूरेनियम 238 का यूज करके प्लूटोनियम 239 बनाया जाता है और ब्रीडर में इसे ब्रीडर नाम दिया गया है इसलिए, और यूरेनियम 232 को यूरेनियम 233 का निर्माण करेगा, जिससे देखो यहां पर है ईंधन के कोर के आसपास के यूरेनियम 238 को परमाणु रूपांतरण होगा, जिससे ईंधन का उत्पादन होगा। ईंधन क्या होगा, प्लूटोनियम 239, ठीक है। इसके अलावा रूपांतरण द्वारा 232 233 थोरियम 232 थोरियम 233 का निर्माण करके इसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एक तो थोरियम 232 यूरेनियम 233 का यूज किया जाता है फास्टर ब्रीडर रिएक्टर में, ठीक है। सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्टर रिएक्टर ब्रीडर रिएक्टर 2003 में के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के निर्माण को मंजूरी दी। एक बार जब FBR क्रिटिकल रूप से प्राप्त हो जाएगा तो भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक संचालन वाला फास्टर ब्रीडर रिएक्टर होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है मेन, ठीक। चलो थर्ड रिएक्टर है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें विशाल थोरियम भंडार का उपयोग किया जाएगा और उन्नत भारी जल मतलब D2O का यूज किया जाएगा, मतलब शीतलक के रूप में, और यूरेनियम 233 का उपयोग करेगा ये, ठीक है। यूरेनियम 233 का रूपांतरण द्वारा थोरियम विखंडन
यूरेनियम 233 का निर्माण करेगा। तो इस थोरियम का विखंडन जब होगा तो यह किसका निर्माण करेगा? यूरेनियम 233 का। और इसका उपयोग हम क्या करेंगे? ईंधन के रूप में करेंगे। क्या करेंगे? ईंधन के रूप में करेंगे। ठीक है, किसके रूप में करेंगे? ईंधन के रूप में। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है, थैंक यू सर, बाय, मैं जा रहा हूं, मैं अभी मेले में हूं। मेले में से क्लास देख रहा है। देख रहे हो डेडिकेशन? देख रहे हो इस बच्चे का? मेले में बैठ के क्लास देख रहा था। बहुत बढ़िया। चलो, निजी भागीदारी के लिए क्या क्या समस्याएं हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो, अगर आपने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 अगर देखा हो तो वहां पर केंद्र सरकार, केवल केंद्र सरकार को परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना, विकास करना, उसका उपयोग करना, उसके निपटान का अधिकार है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए हमें बहुत सारे रूल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें संदीप टीएस बनाम भारत संघ और अन्य, यहां पर यह बोला गया है कि संभावित दुरुपयोग हो सकता है यूरेनियम का और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। नियामक सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है। इसलिए निजी भागीदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका डाली गई थी कि क्या निजी भागीदारी को हम दे सकते हैं, क्या निजी भागीदारी जो है यहां पे हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया था। ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक धारणा और स्वीकृति, सुरक्षा चिंता और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण परमाणु ऊर्जा के प्रति जनता का विरोध निजी कंपनियों के निवेश की इच्छा को प्रभावित करता है। जैसे तमिलनाडु में ठीक है, तमिलनाडु में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगना था। ठीक है, ऊर्जा संयंत्र लगना था। देखो, जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये सब नदियों और पानी के स्रोतों के नजदीक हैं। उसका विरोध किया गया, क्यों? इसका विरोध किया गया क्यों? कोई बताएगा? उसका विरोध किया गया क्यों? क्यों विरोध किया गया? क्यों विरोध किया गया? क्योंकि जब ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, जब वाटर को शीतलक के रूप में या शीतलन के रूप में यूज करते हैं ना, शीतलक के रूप में यूज करते हैं ना, तो वाटर क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाता है। ठीक है। और जब वाटर चार्ज हो जाएगा तो वापस इसे समुद्र में या नदी में छोड़ा जाएगा ना, तो जितनी भी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी पारिस्थितिकी तंत्र है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जहां जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगते हैं वहां वहां विरोध होता है हमेशा। वहां वहां विरोध होता है हमेशा। ठीक है, वहां वहां हमेशा विरोध होता है। ठीक है। और रशिया का आपने नहीं देखा क्या? जैसे परमाणु जो आपका ऊर्जा संयंत्र था, उसमें एक विस्फोट हुआ, एक गैस लीक हुई, उसकी वजह से कई हजार लोगों की जान गई। रशिया का आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं सुना क्या? देखना उस पे आराम से, उस पे बहुत सारी अगर हम देखेंगे तो सीरीज बनी हुई है पूरी। तकनीकी चुनौतियां हैं। परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास और रखरखाव के लिए विशेष ज्ञान और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के पास इन जटिलताओं और प्रौद्योगिकियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, संसाधन की कमी हो सकती है, क्योंकि आज तक केवल और केवल भारत सरकार ही इसमें क्या कर रही है? डील कर रही है, ना कि प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर इन रेडियो धर्मी अपशिष्ट पदार्थों को कहां फेंकेगा? भाई, प्राइवेट सेक्टर तो उसको चाहिए प्रॉफिट, उसको प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार जो है भारत की, वो कल्याणकारी सरकार है, तो वह प्रयास करती है कि इससे प्रभावित ना हो लोग। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग इस बात को थोड़ी सोचेंगे, वो तो कहीं भी डाल देंगे रेडियो धर्मी पदार्थ को। बाद में हमें पता लगेगा कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। पलवल में एक कंपनी है, दो आबा। ठीक है, पलवल में एक कंपनी है, दो आबा। वो कंपनी क्या करती है? घी बनाती थी। तो वो क्या करती थी कंपनी? जो पानी यूज करती थी, जो पानी यूज करती थी, जो वेस्ट होता था, वेस्ट वाटर, मतलब ये रियल स्टोरी है, आप चाहो तो इसको केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हो।
तो वो उसको क्या करती थी, जो वेस्ट वाटर होता था जिसमें ओवरऑल घी मिला होता था, चिकनाई टाइप का जो पानी होता था, उस पानी को जमीन में बोर किया और पानी को इसमें डाल देती थी, पानी को इसमें डाल देती थी, और ये धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता था। एक कई साल बाद आसपास के 10 किलोमीटर के इलाकों से वही सेम पानी निकलना शुरू हुआ, उसी लेवल का। मतलब उसने आसपास के सारे जल स्रोतों को गंदा कर दिया। मतलब अगर नलका आप चला रहे हो तो नलके में वो बेसिकली चिकना चिकना सा पानी है ना, वो पानी आ रहा था, पिया भी नहीं जा रहा था वो। तो सरकार ने उस कंपनी को फिर बंद किया, लेकिन जब तक नुकसान हो चुका था आसपास कई कई मिलियन टन जो है ओवरऑल वो चीजें डाल चुके थे। ठीक है, पानी उसमें डाल चुके थे, घी टाइप उसमें डाल चुके थे। ठीक है तो इनको मॉरल वैल्यूज तो है नहीं, कुछ की है कुछ की नहीं है, सरकार निगरानी भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, इतना बड़ा सिस्टम है। बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी तो क्या पता यूरेनियम, थोरियम, ये सब न्यूक्लियर एनर्जी में भी अलग से काम, न्यूक्लियर विस्फोट बनाने में भी काम आते हैं। तो क्या पता किसी और देश के साथ समझौता कर ले बिना सरकार को इन्वॉल्व किए। तो मेरे हिसाब से इनको साइड रखना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी के लिए मौजूदा कानून और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसको लिख सकते हैं एज अ कंक्लूजन। ठीक है, या फिर आगे की राह। ठीक है, रखते हुए आगे बढ़ना होगा, जिसका निवेश और विनियामक ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके मेंस का आर्टिकल जो कि यहां पर समाप्त होता है, अब मैं आपके डाउट्स लूंगा। देखो, अब आप इसको मेंस के हिसाब से रेडी करना कि प्राइवेट सेक्टर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं अब आपके डाउट लेना शुरू करता हूं, आपसे डाउट पूछना शुरू करता हूं। चलिए, बताइए बताइए बताइए, किसी के क्या डाउट है पूछिए। सर आप नोट्स नहीं दिखाए, साक्षी मिश्रा, मेरी अध्ययन बैच में मैं नोट्स दिखा चुका हूं, ऑलरेडी 2 बार दिखा चुका हूं। ठीक है गैर ब्राह्मण और स्वर्ण में क्या अंतर है? स्वर्ण पहले जो जनरल कैटेगरी में जो ब्राह्मण होते थे उनको कहा जाता था, और उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, एससी कैटेगरी, उनको गैर स्वर्ण कहा जाता था। यह है अंतर। स्वर्ण वो सोने वाला स्वर्ण नहीं, सोने वाला जो हाथ में अंगूठी पहनते हो आप। हाँ, न्यूक्लियर प्लांट डैमेज भी हो सकता है, हर्षित अच्छा पॉइंट है लेकिन उसके अगेन सरकार को दबाव बना सकते हैं, सरकार प्राइवेट कंपनी पे दबाव थोड़ी बना सकते हैं। सर क्लास इतनी जल्दी समाप्त हो गया? बेटा क्लास ऑफ कोर्स जब हम टारगेट वाइज के तरीके से एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ऑफ कोर्स जल्दी खत्म होगा। कह रहे कि सर भारत सरकार, रतन टाटा जी को भारत जो है आपका क्या नहीं मिला, भारत रत्न क्यों नहीं मिला? अब ये बेटा सरकारी काम है, प्रधानमंत्री तय करेंगे, राष्ट्रपति को लिस्ट भेजेंगे। मैं इसका प्रोसेस जरूर बता सकता हूं अगर आप चाहो तो, कि भाई कैसे भारत रत्न मिलता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है अब ये मराठी में कुछ बच्चे ने कुछ कहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सर आप डेली ऐप पर क्लास क्यों नहीं लेते? तो ये बात अगेन मैं कह रहा हूं, मेरी क्लास में अगेन ठीक है रहिए, और मैं अध्ययन बैच है उसमें आप आ जाइए, वहां लेता हूं मैं क्लास। डेली खान ग्लोबल स्टडीज में मेरी क्लास चलती है, और चैनल पर, यूट्यूब वाले पर, उस पर आ जाओ, क्या दिक्कत है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए लाइव है। ठीक है, अध्ययन बैच अलग है क्या? हाँ बिल्कुल अलग है भाई ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आप? रतन टाटा की संपत्ति किसे मिलेगी? आपको मिलेगी।
सारी वसीयत आपके नाम पे लिख के गए वो। कैसा, मतलब इस सवाल का कोई सेंस है एग्जाम से संबंधित? मतलब मुझे लगता है कि कोई जेन्युइन डाउट है नहीं। सर जी पीवीटीजी के बारे में बता दिया। अच्छा देखो, पीवीटीजी होते हैं बेटा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो शेड्यूल कैटेगरी होती है ना, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी, जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनसे भी लोअर, लोअर मतलब कि अगर देखें तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। भारत में टोटल पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप 75 है। सबसे ज्यादा उड़ीसा में, सबसे ज्यादा उड़ीसा में। तो आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, या यूट्यूब पे डेली क्लास चलती है क्या? आप देख लो, डेली चलती है। मतलब मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, टोटल पीवीटीजी 75 है भारत में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।